बदल गया यूरोप का सर, करने लगा भारत की खुशामद। रूस के वार ने निकाला दम, ढीली पड़ गई नेटो की अकड़, बेरहम पुतिन ने पीटा रगड़ रगड़। कभी वो समय था जब यूरोप भारत पर हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करता था। रूस से भारत की दोस्ती से चलकर वो हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेता था, पाकिस्तानी आतंकवाद को खाद पानी देता था, सहायता के नाम पर वो आतंकियों की मदद करता था। आए दिन भारत को आंख दिखाई जाती थी। भारत के प्रति अमेरिका और नेटो का बर्ताव हमेशा पक्षतापूर्ण रहा। कश्मीर को लेकर भी वो पाकिस्तानी एजेंडे को ही आगे बढ़ाता था। पाकिस्तानी आतंकवाद के विरुद्ध भारत के पक्ष में अनदेखा किया जाता था। हथियारों के प्रोडक्शन में भारत के बढ़ते कदम उसे अच्छे नहीं लगते थे। वो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगाने के फिराक में रहता था। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद की निंदा के स्थान पर मानवाधिकार उल्लंघन का प्रोपेगेंडा फैलाता था। वह ऐसा इसलिए करता था जिससे डरकर भारत रूस से दूरी बना ले। लेकिन भारत न कभी डरा न झुका, बल्कि लगातार अपने कदम बढ़ाता रहा और यूरोप अमेरिका भारत की प्रगति को देखकर जलते भुनते रहे। भारत के लिए उनका पक्षपाती बर्ताव बार बार देखने को मिलता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, तब जल भुनकर अमेरिका ने भारत पर बहुत से आर्थिक व्यापारिक बैन लगा दिए। लेकिन भारत झुका नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय 1962 के भारत चीन युद्ध से देश आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने का संकट था। फिर आया साल 1965 जब मानसून कमजोर रहा, अकाल की नौबत आ गई। इसी दौरान 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करके कश्मीर में घुस आए। भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया। 6 सितंबर 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर तक कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के 90 टैंक ध्वस्त कर दिए। ये वो दौर था जब हम अमेरिका के PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य थे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी, अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं का निर्यात बंद कर दिया जाएगा। शास्त्री जी ने कहा, बंद कर दीजिए गेहूं देना। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। शास्त्री जी ने लोगों से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने को कहा। यही नहीं, उन्होंने खुद भी व्रत रखना शुरू कर दिया था। इस तरह अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिंद के वीरों के आगे उसकी ईक न चली। अमेरिका भारत के परमाणु संपन्न होने पर लाल पीला तो हुआ, लेकिन वहीं पाकिस्तान ने भीख मांगकर जब परमाणु हथियार बनाए तो उसे उसने नहीं रोका। इस तरह हर मंच पर अमेरिका सहित यूरोपीय देश भारत के साथ पक्षपात करते रहे, लेकिन तमाम भेदभाव को सहते हुए भी भारत के कदम नहीं रुके और रूस भी भारत को अपना सहयोग देता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद विदेशी मंचों पर भारत की साख लगातार बढ़ रही है। अब नए भारत में इतना दमखम है कि वो किसी का दबाव सहने को तैयार नहीं है। मोदी की विदेश नीति ने अमेरिका और रूस दोनों को हैंडल किया हुआ है। वही पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। आज कोई भी देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता और इसी का फायदा उठाकर चाइना ने उसे गुलाम बनाने का जाल बिछा रखा है और भिखारी पाकिस्तान उस जाल में फंस भी गया है। और चाइना के साथ जाने के कारण अमेरिका और यूरोप ने पाकिस्तान को फूटी कौड़ी के लिए तरसा दिया है। पाकिस्तान जो पहले से भिखारी था, मोदी से उलझकर और भिखारी बन गया। वहीं विश्व मंच पर भारत का डंका लगातार बज रहा है। हर देश भारत से जुड़ना चाहता है। अलग अलग यूरोपीय देशों के नेता भारत आकर भारत का समर्थन पाना चाहते हैं। यूरोप जो मोदी के आने के बाद वैसे ही लाइन पर आ गया था, रूस की पिटाई के बाद अब भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। नहीं थम रहे रूसी मिसाइलें, नेटो का निकला दम, यूक्रेन हुआ बेदम। यूक्रेन को लेकर रूस की आक्रामकता और उस पर वैश्विक दबाव का काम न करना दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो की सार्वजनिक बेइज्जती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप को एक तानाशाही दखलंदाजी माना जाता है, जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है। पूर्वी यूरोप के एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया में अमेरिका के नेतृत्व में नेटो के सैनिक तैनात हैं। इसके साथ ही नेटो ने बाल्टिक देशों और पूर्वी यूरोप में हवाई निगरानी भी बढ़ाई है, जिससे आकाश से भी रूस पर नजर रखी जा सके। यूक्रेन पर हमले के बाद यह साफ हो गया कि रूस पर दबाव बनाने की नेटो और अमेरिका की योजना कारगर नहीं हो सकी। यह स्थिति नेटो और अमेरिका को परेशान करने वाली है। साल 2008 में नेटो के बुखारेस्ट सम्मेलन में यूक्रेन और जॉर्जिया को सदस्य बनाने का समर्थन किया गया था और इस बात पर सहमति जताई थी कि ये देश नेटो के सदस्य बन जाएंगे। लेकिन रूस ने अमेरिका के पूर्व की ओर नेटो क्षेत्र के विस्तार के विकल्प को खारिज कर दिया। नेटो की असल चुनौती यहीं से बढ़ गई। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो का प्रमुख लक्ष्य साम्यवादी सोवियत संघ के कूटनीतिक, राजनीतिक और सीमाई प्रभाव को तोड़ना था।
जिसमें वो सफल भी हुआ। लेकिन पिछले 2 दशकों में रूस में पुतिन के प्रभाव और चीन की सहायता कूटनीति से वैश्विक स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। 2008 में जॉर्जिया और यूक्रेन को अपने गठबंधन में जोड़ने की नेटो की घोषणा के बाद रूस ने जॉर्जिया पर आक्रमण किया और उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इस समय भी यूक्रेन रूस के हमलों से तबाह हो चुका है। हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखने की नेटो की नीति कमजोर पड़ चुकी है। वो यूक्रेन के मामले में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। यूक्रेन नेटो में शामिल होने को लेकर एक तय समय सीमा और संभावना स्पष्ट करने की मांग करता रहा है, पर नेटो रूस के दबाव के आगे बेबस हो गया। अब तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी ये साफ कह चुके हैं कि नेटो रूस से डर गया है। ऐसी स्थिति में यूरोप किसी भी तरह भारत को अपने पक्ष में करना चाहता है और इसीलिए यूरोपीय देशों के नेता कई बहाने से भारत आकर भारत के समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप झुका भारत के आगे, भारत से बार बार पनाह मांगे। भारत का क्लियर डिसीजन, नहीं कोई कंफ्यूजन। वहीं यूरोप, जिसने हमेशा भारत के साथ पक्षपात किया, बात बात पर आकर दिखाता रहा, अपने फायदे के लिए पाकिस्तानी साजिशों को हवा देता रहा, मानवाधिकार के नाम पर कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करता रहा। जब जब उसे मौका मिला उसने भारत को नीचा दिखाने और कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन मोदी के आने के बाद मजबूत विदेश नीति के आगे वो पहले ही पस्त हो गया था। लेकिन रूस से यूक्रेन युद्ध ने उनकी बच्चे कुची आकर भी निकाल दी। अब अमेरिका सहित सारे यूरोपीय देश भारत को अपनी ओर करने को बेताब हैं। वो भारत को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। 24 फरवरी को शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन के बड़े अधिकारी भारत आ चुके हैं। पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें भारत के सहयोग की जरूरत है। वहीं रूस भारत को सस्ता ईंधन और नए किस्म के उन्नत हथियार देने का वादा कर रहा है। मार्च में दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि भारत जो चाहे रूस उसे वो देगा। इन सब के बीच भारत ने अपना संयम और संतुलन नहीं खोया है। उसका रुख क्लियर है, वो किसी के झांसे में नहीं आने वाला। यूरोप के दिखावे में वो रूस की दोस्ती नहीं ठुकराएगा, साथ ही विश्व शांति के लिए उचित और मजबूत कदम उठाएगा। आज के भारत का दबदबा देखकर किसी की भी सांस थम सकती है और भारत के महाशक्ति बनने को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। वंदे मातरम।